हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। शिक्षापीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ये आपकी केमिस्ट्री में है, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर करा दिए हैं। देखिए, इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए। मनुष्य को जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर क्या, जो अब्दुल कलाम जी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वो आवश्यक है। मनुष्य को जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वो आवश्यक है। इसमें जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने विद्यार्थियों के बारे में भी बोला है। उन्होंने क्या बोला है, अगर आपको सफलता का आनंद उठाना है तो आपको अभी जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इसी तरीके से आपको जो प्रीवियस क्लास वगैरह हैं जो करा दी हैं उनको भी देखना है। ये देखिए, अब ये है आपका 12th क्लास का सिलेबस है। इसमें आपका लेक्चर 7 है। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विलयनों के अणुसंख्यीय गुणधर्म। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसमें हमने बोला जो विलयन होता है उसमें बहुत सारे अणु मतलब जो अणु होते हैं वो बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अणुसंख्यीय गुणधर्म उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किसी विलयन, यहाँ पर क्या होगा, किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें इन्होंने बोला है कि किसी विलयन के ऐसे गुण, आपका कोई सॉल्यूशन है उसके ऐसे गुण जो विलयन की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। कणों की संख्याओं पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने कोई विलयन बनाया, अब विलयन आपने बनाया तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होगा। अब वो जैसे कि ये है, इसमें विलय और विलायक दो प्रकार के कण मिले हुए हैं जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और सॉल्वेंट बोलते हैं। दो प्रकार के इसमें कण मिले हुए हैं। अब वो कण जो जितनी संख्या में है उसको हम बोलते हैं गुणधर्म, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं जैसे कि आपको 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपको 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। यह है आपका थर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। ये आपको 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम बोलते हैं परासरण दाब। ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। चलिए, ये है आपका फर्स्ट, इसको हमने क्या बोला, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन और उन्नयन दो प्रकार के होते हैं। अवनमन का मतलब क्या होता है और उन्नयन का मतलब क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी। अब यहाँ आप देख सकते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपका जो वाष्प है उस पर दाब लगाया गया है, उसमें होने वाली कमी को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है आपका वाष्प दाब, इसको हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर। वाष्प दाब, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। यहाँ आप देखिए, द्रव के अणु वाष्प बनने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं
वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो द्रव होता है, जैसे कि द्रव क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड। जो तरल वस्तु होती है वो सारी आपकी द्रव में आती हैं, जैसे कि आपका पानी ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, तो ये क्या है, सब द्रव है। ठीक है, तो द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या है, वाष्प बनने के लिए वो क्या करते हैं, वाष्प बनने की कोशिश करते हैं। वाष्प बनने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। जो द्रव होता है उसका जो स्वतंत्र तल होता है उस पर एक दाब लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, नोट में आप ये देख सकते हैं, पर यह बाहर नहीं निकल सकते। पर यह हम कह सकते हैं उनके जो अणु होते हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर से कार्य क्या करता है, वायु का वायुमंडलीय दाब। बाहर से क्या कार्य करता है, वायु का वायुमंडलीय दाब। यहाँ आप देख सकते हैं द्रव के अणु जब अनियमित दिशाओं में गति करते हैं। अगर आप द्रव के अणुओं के बारे में बात करें कि द्रव के अणु होते क्या है और वो अनियमित दिशाओं में किस प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, तो उस गति, अब जो गति करते हैं अनियमित दिशाओं में, जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन गति, जिसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्राउनी गति। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, किस टॉपिक के बारे में बोल रहा है। मान लीजिए ये आपका क्या है, द्रव है। अब जो द्रव के अणु हैं इनका कार्य क्या है, तो जो मान लीजिए कि जो द्रव के अणु हैं, ये द्रव का अणु है, ये भी आपका द्रव है, तो ये क्या करते हैं, अनियमित दिशा में गति करते हैं। और जो अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। एक कंडीशन इस तरीके की आती है कि इनके जो ये कण होते हैं वो इसकी जो बर्तन होता है उसकी दीवारों पर भी टक्कर मारते हैं, और एक कंडीशन में क्या करते हैं, ये इसके स्वतंत्र तल पर, ये क्या है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र तल, इस पर भी एक दाब आरोपित करते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से एक दाब आरोपित करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, अब इसमें होने वाली कमी, आपने क्या किया, आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में आपने क्या किया, पानी को डाल दिया। ठीक है, पानी को डालने के बाद में आपने उसको क्या किया, पानी के जो कण थे वो स्वतंत्र अवस्था में, गैसों की अपेक्षा देखा जाए तो वो गैसों की अपेक्षा ही स्वतंत्र तल से गति करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो गैस के जो अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं, वो उसके ऊपरी तल पर, जिसको हम स्वतंत्र तल कहते हैं, उस पर एक दाब आरोपित करते हैं। इस तरीके से दाब लगा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वाष्प दाब में होने वाली कमी, वाष्प दाब तो हो रहा था पर उसमें क्या हुई, उसमें भी और कमी कर दी गई। अब कमी किस प्रकार से होगी, तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जैसे आपने जल लिया, ये आपका जल है, तो जल के अणु तो स्वतंत्र तल पर गति कर ही रहे थे। फिर आपने क्या किया, इसके साथ आपने कुछ आपने चीनी ले ली, जिसको हम बोलते हैं शक्कर, कुछ शक्कर ले ली। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास, अगर हम जल की बात करें और शक्कर की बात करें, तो शक्कर जो है 1000 कण, मान लीजिए 1000 जो कण हैं वो किसके हैं, शक्कर के हैं। और अगर आपके जल की बात की जाए तो मान लीजिए जो आपके जल के कण हैं, तो जल के कण यहाँ कितने हैं, उसको भी मान लीजिए कि 1000 जो कण हैं वो किसके हैं, जल के हैं। अब 1000 जल के कण हैं, अगर इसकी ऊर्जा की बात की जाए तो जल के कणों की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1000 जूल ही उसकी क्या होगी, ऊर्जा होगी। किसकी होगी, वो जल के कणों की ऊर्जा होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब जल स्वतंत्र अवस्था में होगा तो उसने क्या किया, उसके पास जो ऊर्जा थी वो फुल थी, तो वो अनियमित दिशा में गति कर रहे थे स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, द्रव की स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित कर रहे थे, जिसको हमने बोला वाष्प दाब। ठीक है, अब क्या किया, अब उसमें होने वाली कमी, हमने क्या किया, आपका जल था, ठीक है, 1000 जूल ऊर्जा से गति कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ 1000 कण हमने किसके डाल दिए, चीनी के डाल दिए। और चीनी जो होती है, जिसको हम शक्कर बोलते हैं, उसकी स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं होती, तो वो क्या करेगा, जो जल के कणों के पास जो ऊर्जा थी उसको लेगा।
उसको लेने के बाद में जो जल की जो ऊर्जा थी वो कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है, तो आधी रह जाएगी तो कंडीशन किस तरीके की होगी, अगर हम जल के कणों की बात करें तो जो जल के कण होंगे वो धीरे धीरे, मतलब इसमें शक्कर डलने के कारण उसके जो कण होंगे वो धीरे धीरे गति करेंगे। जब धीरे धीरे गति करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो धीरे से ही इनकी दीवारों पर क्या करेंगे, एक दाब आरोपित करेंगे। उसका जो स्वतंत्र तल होगा, स्वतंत्र तल पर भी एक धीरे से दाब आरोपित करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब वाष्प दाब में होने वाली कमी। क्या हुआ, जब जल था, केवल जल था, ठीक है, जब वो गति कर रहा था तो उस पर जो ऊर्जा थी वो पूरी ऊर्जा थी। ठीक है, तो वो आराम से स्वतंत्र तल पर वो दाब आरोपित कर रहा था, जिसको हमने बोला वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब आपने क्या किया, उसमें आपने शक्कर डाल दी, शक्कर की खुद की कोई ऊर्जा नहीं थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, जल की जो ऊर्जा थी उसको उसने भी ले लिया, तो आधी आधी किस पर रही, शक्कर पर, और उस पर जल पर आधी आधी ऊर्जा रही, जिससे क्या हुआ, उनके जो कण थे उनकी जो गति थी वो धीमी होने लगी, और जिससे उन्होंने इस पर दाब तो आरोपित किया पर बहुत ही कम दाब आरोपित किया, जिसको हमने क्या बोला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब वाष्प दाब में होने वाली कमी। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखा था, पर यह बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर से कार्य करता है वायुमंडलीय दाब। आप ये कहें कि वाष्प दाब जो है आपका बाहर निकल जाए, क्यों बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर से एक दाब लगता है। वो कौन सा दाब होता है, वो होता है वायु का एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है इसके बारे में क्या है, ये देखिए, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिससे हमने क्या बोला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जो द्रव के अणु होते हैं वो गैस के अणुओं की भांति, किसकी भांति, गैस के अणुओं की भांति अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक, कुछ अणु जो होते हैं जैसे जल के अणु थे तो वो अधिक गतिज ऊर्जा कर रहे थे। ठीक है, और कुछ अणु जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जैसे आपके कुछ अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, जैसे शक्कर थी, चीनी थी, उसके जो कण थे उनकी गतिज ऊर्जा जल की अपेक्षा कम थी। ठीक है, अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु ऊष्मा पाकर सीधे वायुमंडल में चले जाते हैं। अब जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी कणों की तो वो क्या करेंगे, वो सीधे वायुमंडल में चले जाएंगे, ऊष्मा उनको ज़्यादा मिलेगी और वो वायुमंडल में चले जाएंगे। और जो कम ऊष्मा वाले होते हैं, हाँ ये कह सकते हैं, जो द्रव की सतह पर एक दबाव डालते हैं। आपने देखा था जो उसका स्वतंत्र तल था उस पर एक दाब आरोपित कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि द्रव की सतह पर एक दाब डालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए उसमें होने वाली कमी क्या है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, मान लिया कि आपका कोई विलायक है, जैसे जल, मान लिया जल आपका विलायक है, उसमें आपने क्या किया, कोई ऐसा पदार्थ घोल दिया जो अवाष्पशील है, मतलब जो वाष्प बन ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया, जल लिया, जल में आपने चीनी के कणों को डाला। मैंने बोला चीनी के कणों की स्वयं की खुद की कोई ऊर्जा होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि तो विलयन पर के वाष्प दाब घट जाता है। तो आपने क्या देखा, चीनी के कण डलने पर उसका जो वाष्प दाब था उसमें कमी आने लगी, तो वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। ठीक है, घट जाता है, और वाष्प दाब में हुई इस कमी को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में होने वाली यह कमी क्या कहलाती है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, अर्थात माना विलायक का वाष्प दाब। अब मान लीजिए आपका जो विलायक है, विलायक क्या था, जल था, जो आपका विलायक है जो अधिक मात्रा में यूज करते हैं, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो विलायक का अगर वाष्प दाब की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, P0। ठीक है, अब यहाँ विलयन के वाष्प दाब की बात की जा रही है। विलयन किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मिलकर बने होंगे, जिससे आपका विलयन तैयार हुआ। तो विलयन को हमने किससे दिखाया, P से। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या किया, वाष्प दाब का अवनमन निकाला। अवनमन मतलब वाष्प दाब में होने वाली कमी को निकाला। तो आप क्या करेंगे, जो विलायक का वाष्प दाब होता है, जैसे जल का जो वाष्प दाब था उसमें से माइनस कर दिया क्या, विलयन के वाष्प दाब को। जल के वाष्प दाब में से आपने विलयन के वाष्प दाब को घटा दिया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या निकला, यहाँ इक्वल आपने देखा विलायक का वाष्प दाब, इसको हमने क्या बोला, P0 बोला, ये गया
माइनस का निशान लगाया, और जो विलयन का वाष्प दाब था इसको हमने क्या बोला, कैपिटल P। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला क्या बना, P0 माइनस P। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका निकलता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपकी हेडिंग क्या थी, हेडिंग भी यही थी आपकी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, यहाँ देखिए, इक्वल वाष्प दाब का अवनमन अपॉन विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पर क्या किया, वाष्प दाब का अवनमन। अब वाष्प दाब के अवनमन की बात की जाए तो आपका ये फॉर्मूला हो गया P0 माइनस P। ठीक है, अपॉन का निशान ये गया, और विलायक का वाष्प दाब आपका क्या था, P0, वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है P0। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल P0 माइनस P अपॉन P0। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। देखिए, अब वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है इसकी डेफिनेशन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। अब वो कौन थे, ये देखिए, इनका नाम था फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था उसकी एक डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी, इसको समझिए, बाई राउल्ट्स लॉ, इन्हें बोलते हैं राउल्ट के नियम से। इन्होंने क्या बोला, तो पहले ये समझ लीजिए कि इस नियम को इन्होंने किस सन में दिया था। ठीक है, इस नियम को सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने दिया। किसने दिया था, इसको 1886 में दिया गया था, और ये फ्रेंच के रहने वाले थे। कौन थे, फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट। उन्होंने इस नियम को दिया था। इन्होंने क्या बोला वाष्प दाब के बारे में, तो ये देखिए आपकी डेफिनेशन में आप ये देख सकते हैं, किसी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मान लीजिए आपका कोई वाष्प दाब है, मतलब वाष्प दाब है, उसका जो आपेक्षिक अवनमन है उसमें होने वाली जो कमी है वो किसके बराबर बताई, विलयन में उपस्थित विलयक के मूल प्रभाज के बराबर है। इन्होंने बोला कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर है। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि मूल प्रभाज क्या होता है, मूल फ्रैक्शन क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि विलायक के मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या था और विलय के मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर बताया है इन्होंने, विलय के मूल प्रभाज के बराबर। ठीक है, अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का अभी आपने फॉर्मूला निकाला था P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल, मतलब किसके बराबर है। अब ये विलय के मूल प्रभाज है, तो विलय क्या है, जो कम मात्रा में यूज किया गया है। अब कम मात्रा में यूज किया गया है तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो विलय है, तो हम इस तरीके से ही तो हमने फॉर्मूला निकाला था, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही फॉर्मूला हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ हमने क्या किया है, जो आपका ये स्मॉल n है, ये वाला स्मॉल n है, ठीक है, इस वाले n की अपेक्षा इस वाले n को हमने क्या माना है, नगण्य माना है, ना के बराबर। जब ना के बराबर होगा तो ये शून्य होगा। ठीक है, अगले उसमें देखिए, इसलिए स्मॉल n को हमने क्या माना, नगण्य माना, किसके अकॉर्डिंग, कैपिटल N के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ आपने देखा फॉर्मूला क्या है आपका, P0 माइनस P अपॉन P0। आपने क्या किया, ऊपर तो आपका स्मॉल n था ही, अपॉन, अब इस वाले n को जब हम नगण्य मानेंगे, इस वाले n को हमने यहाँ इस तरीके से आपका था n प्लस ये नीचे यही था, इस वाले n को हमने शून्य मान लिया, 0 मान लिया, तो आपका क्या बचेगा, केवल n ही तो बचेगा, वो आपका ये गया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, अब यहाँ आप इसमें देख सकते हैं, अब ये n होता क्या है, तो हमने आपको बताया जो कम होता है उसको स्मॉल से दिखाते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अब स्मॉल लेटर से आपका n क्या है, n जो होता है वो मोलों की संख्या होती है। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो स्मॉल n है तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। अगर आपका कैपिटल n है, क्या है आपका, अगर कैपिटल n है तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। अब यहाँ कैपिटल W क्या होता है और कैपिटल M क्या होता है, तो कैपिटल W जो होगा वो होता है ग्रामों में जो संख्या होती है, तो उसको कैपिटल हो गया, अधिक जो संख्या होती है, और M क्या हो गया, ये हो गया आपका अणुभार। ठीक है, अब यहाँ आप अगर देख सकते हैं तो इधर देखना कि यहाँ पर अणुभार के बारे में बोला गया है, ग्रामों में भार के बारे में बोला गया है,
दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल, अब यहाँ एन का मतलब स्मॉल एन है तो स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, ये अपॉन का निशान है। फिर कैपिटल एन है तो कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम, मतलब ये क्या है आपका भार और ये है आपका कैपिटल एम अणुभार अधिक मात्रा में। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब जो आपका फॉर्मूला निकल के आया किसके नियम के, फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आया ये देख सकते हैं आप, पी नॉट माइनस पी, क्या है फॉर्मूला आपका फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये आपका ये गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे तो आपका कैसे आ जाएगा, ये है आपका इस तरीके से स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम अपॉन, अब ये क्या है कैपिटल डब्लू, ये था स्मॉल डब्लू और ये है आपका कैपिटल डब्लू और ये क्या है आपका कैपिटल एम है। अब यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे तो इसका क्या होता है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से होता है और आपका जो सेकंड वाला होता है उसका मल्टीप्लाई किससे होता है, थर्ड वाले से होता है। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा तो स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम, अब यहाँ आप देखेंगे स्मॉल एम है तो इंटू क्या आएगा आपका कैपिटल डब्लू, वही फॉर्मूला यहाँ पर आया है, उसको हमने इस तरीके से यहाँ किया है। क्या है आपका पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ये क्या है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है कि किस तरीके से उन्होंने इस फॉर्मूले को निकाला था। अब राउल्ट का जो नियम था उसकी सीमाएं क्या थी, अब उसके बारे में आप देखिए। यह है आपके लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या राउल्ट का नियम सभी नियमों पर कार्य करता था, नहीं करता था। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं थी, वो कुछ सीमाओं पर ही कार्य करता था। अब क्या देखिए, फर्स्ट है आपका यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। अगर हम राउल्ट के नियम की बात करें तो राउल्ट का नियम जो होता है तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु का मतलब क्या होता है, पतला विलयन। आपका जल से ज़्यादा पतला कुछ होगा, नहीं होगा, आपका जल ही पतला विलयन है। तो हम ये कह सकते हैं जो राउल्ट का नियम होता है वो पतले विलयनों पर लागू होता है, जिसको हम बोलते हैं तनु विलयन। सेकंड आप देखिए, यह नियम विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता। अगर हम इस नियम के बारे में बात करें तो यह जो विद्युत अपघट्य होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। मतलब विद्युत का मतलब क्या है, विद्युत धारा, उसके द्वारा किया गया अपघटन, उसके द्वारा किया गया वियोजन, विद्युत धारा के द्वारा जो वियोजन किया गया उस पर राउल्ट का नियम कार्य नहीं करता है। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड है आपका, यह नियम उन विलयनों के लिए मान्य नहीं है जिनमें विलय का संगुणन या वियोजन होता है। वियोजन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल टुकड़ों में टूट जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन। अब राउल्ट के नियम की बात करें तो यह उन मतलब जो विलयन होते हैं उन विलयनों के लिए मान्य नहीं है जो विलय से संगुणन करे या वियोजन करे, मतलब जिसमें जो विलय के कण हो वो उसमें पूरी तरीके से घुल ना पाए या वियोजित हो जाए, उस पर राउल्ट का नियम कार्य नहीं करता है। ये कुछ राउल्ट के नियम की सीमाएं थी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।